नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान हजारों लोगों की भीड़ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए डटी रही। कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में रोड शो किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में गाजियाबाद की जनता पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए रोड के दोनों साइड युवा, बुजुर्ग और महिलाएं खड़ी रहीं। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी राजस्थान के पुष्कर पहुंची, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में किसान, गरीब, युवा बदहाल थे, आतंकी हमले होते थे। आज मजबूत सरकार है। बीजेपी राज में राजस्थान नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। कांग्रेस को गरीबों, वंचितों और युवाओं की कभी प्रवाह नहीं थी। कांग्रेस ऐसी है, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो परिवार वाली पार्टी, दूसरा भ्रष्टाचार। वहीं घोषणा पत्र को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करता है। यह घोषणा पत्र मुस्लिम लीग घोषणा पत्र की तरह है। कांग्रेस मुस्लिम लीग घोषणा पत्र को लागू करना चाहती है। आज वामपंथी और कम्युनिस्ट भी इसका हिस्सा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पुष्कर में कहा। हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने राम राम से मंच पर पहुंचकर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देश का डंका बज रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। यह विपक्षी गठबंधन भी कमीशन के लिए ही है, जबकि एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा। इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य राम मंदिर में दर्शन देंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग
खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है क्या? शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है। जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे इस करके समाप्त हुए हैं, तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बना रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में शपथ ग्रहण किया। मालूम हो कि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के निर्विरोध चुने गए हैं। इसके साथ ही नड्डा लगातार तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। और दिल्ली में सीबीआई की टीम ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में देश की राजधानी में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम इलाके में स्थित एक घर से 3 नवजात शिशुओं को बचाया है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मानव तस्करी के इस काले धंधे में कई लोग शामिल हैं। नवजात बच्चों को काले बाजार में वस्तुओं के रूप में खरीदा और बेचा जा रहा था। सीबीआई फिलहाल इसमें शामिल सभी पक्षों से पूछताछ कर रही है, जिसमें बच्चों को बेचने वाली महिला और खुद खरीदने वाले दोनों शामिल हैं। सीबीआई ने एनसीआर में 7 से 8 बच्चों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक अस्पताल का वार्ड बॉय और कई अन्य महिलाएं शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही करीब 10 बच्चे बेचे गए और कुल मिलाकर 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की एक टीम पर हमला हो गया। बता दें कि एनआईए अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंचे थे। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी की विंडो स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार एक अधिकारी घायल हो गया। वहीं हमले को लेकर बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा कि आज फिर से हमारे राज्य में एनआईए पर हमला हुआ और पुलिस ने इस विषय पर कुछ भी नहीं किया। हमने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भूपति नगर पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, सबसे पहला विषय तो आज था, आज सुबह पूर्व मेदिनीपुर में भूपति नगर में जो हुआ, एनआईए के ऑफिसर्स को जिस ढंग से पीटा गया, उनको रक्त रंजित किया गया, क्योंकि वो आए थे 2 लोगों को पकड़ने
और आज फिर जैसे संदेश खाली में देखा गया 2 महीना पहले, वो फिर वही एक ही हुआ, उसका जिसको बोलते दोहराया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस न दारत कहीं देखने को नहीं मिला। कोई तो बोलता है कि हमें खबर नहीं मिला। अरे खबर मतलब क्या? क्या एनआईए किसी को हिरासत में लेने जाएगा तो पहले बोलेगा कि भाग जाओ, हम आ रहे हैं? ये जब ये घटना घट रहा है तो पुलिस का तो काम है वहां पर पहुंचने का। यदि कहीं पर कोई अटैक होता है तो पुलिस क्या बोलेगा, अटैक हुआ मगर हमारे पास पहले अग्रिम कोई खबर नहीं था। देखिए, ये सब इसका कारण एक ही है कि बीते हुए कल हमारे मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज को पीटो, खास करके उन्होंने कल चिन्हित किया एनआईए को, और आज वो घटना घट गया। और हमारी मांग इलेक्शन कमीशन से है कि जो 5 अफसरान इसमें सीधा जिनका रोल है, जो ओसी हैं भूपति नगर के, वो एसडीपीओ जो हैं कौंटाई के, जो पुलिस सुपर है पूर्व मेदिनीपुर के, और जो एडीजी कानून व्यवस्था है और प्रदेश के डीजी, आप 5 को हटाओ। आप यदि बड़कों को नहीं हटाओगे तो ये छोटे छोटे को हटा के कुछ नहीं होता है। यदि एडीजी या डीजी के तरफ से हिदायत होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये बड़े अफसर पुलिस के वर्दी तो पहने हैं, ऊपर से तृणमूल का जर्सी पहने बैठे हैं। वहीं मुंगेली जिले के लोरमी में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने जागरूकता विशाल बाइक रैली निकाली। जिला प्रशासन ने गोंड खामेही हाई स्कूल मैदान से बाइक रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान जिला कलेक्टर राहुल देव ने 100% मतदान करने के लिए शपथ दिलाते हुए कहा कि मतदान हर नागरिक का कर्तव्य है, जिसे जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। इस आयोजन में सुबह से ही सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और सक्रिय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये जिले से स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न टाइप के प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है और हमारा ये लक्ष्य है कि पूरे क्षेत्र के साथ में पूरे जिले की जनता को जागरूक कर हम 100% मतदान के लिए प्रेरित करें। गोड़खामी में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य मतदाता जागरूकता है। हम चाहते हैं कि मुंगेली जिले में 100% मतदान हो, जिसके लिए हमारी पूरी टीम सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में लगी है। हमारे साथ एसपी साहब भी आए हुए हैं। गांव में आके हम लोगों से बात कर रहे हैं कि मतदाता जागरूकता कैसे हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग कैसे मतदान करने निकलें। आज एक कार्यक्रम भी हुआ। इसके बाद अभी विशाल बाइक रैली है जो गोड़खामी से लोरमी की ओर जाएगी, जिसमें पंचायत विभाग के सभी जो हमारे कर्मचारी हैं जो गाँव स्तर पर काम करते हैं धरातल पे, वो शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राजस्थान के जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस सरकार ने आम लोगों पर अत्याचार किया। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भाइयों एवं बहनों, इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने कठिन संघर्ष के दम पर हमें आजादी दिलाई। इतने वर्षों बाद आज चारों तरफ अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। आगे कहा कि आज संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। महंगाई और अत्याचार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, आज की परिस्थितियां क्या है आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं।
बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। वहीं उधर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की कई योजनाओं को राष्ट्रीय घोषणा पत्र में जगह मिली है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी स्कीमों के कारण राजस्थान देश के हर राज्यों में चर्चा में आया। हमने कई क्रांतिकारी फैसले किए थे। उन्होंने इस बार के घोषणा पत्र को शानदार बताया और कहा कि यह जनता का घोषणा पत्र है। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग जयपुर में भी रखा गया है। इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब भी और हमारे नेता सोनिया जी भी आ रही है, प्रियंका जी भी आ रही है। तो ये एक हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी जब से मेंबर पार्लियामेंट बनी राज्यसभा की राजस्थान से, उसके बाद में पहली बार आप यहाँ पधारेंगी। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही खुशी की बात है। सब लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। उनकी जमानत मामले में अब कोर्ट की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। शुक्रवार को उन्होंने जनता के नाम चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जल्द बाहर आऊंगा। शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने बचाव पक्ष आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों की अर्जियां यह दर्शाती है कि आरोपियों की ओर से पूरी कोशिश की गई है कि मुकदमा शुरू ना हो सके। दिल्ली के राउजी एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान 207 सीआरपीसी अनुपालन में देरी को लेकर ईडी और आरोपी मनीष सिसोदिया के बीच बहस हुई। इस दौरान जज ने दस्तावेजों के निरीक्षण में हो रही देरी को लेकर दोनों से सवाल पूछे। कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि प्रत्येक आरोपी ने अब तक दस्तावेजों के निरीक्षण में कितना समय लिया है, इसकी जानकारी दें। वहीं मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई मौत मामला अभी शांत नहीं हुआ है। एक और इसी मामले की जांच हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्तार की मौत को संदिग्ध बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं ईद से पहले शुक्रवार देर रात सपा कार्यालय के बाहर मुख्तार की हमदर्दी में एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव की तरफ से लगवाई गई होर्डिंग में लिखा गया है कि मुसलमान भाइयों इस बार ईद ना मनाएं बल्कि उसकी जगह पर मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। हालांकि इस बात की जानकारी जैसे प्रशासन को हुई उसने तत्काल संज्ञान लेते हुए उस होर्डिंग को हटवाया। बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर मुख्तार के समर्थन में लगी होर्डिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सपा की तरफ से मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि सपा के जिस नेता के द्वारा यह होर्डिंग लगवाई गई है मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव बताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस आज मना रही है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर रंग बिरंगी रोशनी की गई। कार्यालय में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बता दें कि फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाई साहब ने बहुत ही विस्तार से आपको पार्टी की स्थापना के बारे में बताया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद राजनीतिक दल एक सबसे बड़े दल के रूप में जो आजादी से पहले जिस कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी
महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को आजादी दिलाने तक की स्थापना हुई, इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको खत्म नहीं किया और उसके नाम का लाभ लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे चली। और आपने देखा हो अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में ही 2 धाराएं बन गई। और वो धाराएं इसलिए बन गई कि एक वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को सर्वोच्च नौछावर करते हुए देश को आजादी दिलाने का काम किया, एक वो लोग थे जो निस्वार्थ भाव से एक नहीं 2-2, 3-3 पीढ़ियां उनकी इस आजादी की लड़ाई में खप गई। लेकिन जब देखा देश की आजादी के बाद देश की दिशा ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया और बीजेपी स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है और बीजेपी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है। देश में मोदी सरकार को कैसे तीसरी बार लाना है, यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आज पार्टी के स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज की दिन एक अत्यंत पवित्र और गौरव की दिन है। पार्टी की उन दिनों की नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनकी नेतृत्व में पार्टी बनी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है। देश में मोदी सरकार को कैसे तीसरी बार लाना, डबल इंजन सरकार उड़ीसा में लगाना, यही आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी जी जान दे के कोशिश करें। वहीं खबर गुवाहाटी से है, जहां बीजेपी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुवाहाटी में ध्वजारोहण किया गया। लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिजली कलिता मेधी की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही कई और राज्य में धूमधाम से बीजेपी का स्थापना दिवस आज मनाया गया। वहीं मेरठ में ठाकुर समाज से प्रताड़ित दलित समाज का परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित ने सरदना के पूर्व विधायक के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि भाई को नौकरी दिलवाने के नाम पर विधायक के कर्मचारियों ने 5 लाख रुपए लिए थे, जिसके बाद पीड़ित ने सरदना पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने बताया कि उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद पीड़ित एसएसपी से मदद की गुहार लगा रहा है। जब मेरे मारने को और मेरे पीछे बदमाश लगी, पता नहीं कौन, मैंने अपने परिवार को मैंने कहा बच्चों जल्दी आओ नहर पे, मैं नहर में बैठा, ऐसा भी हो सके, पता नहीं मुझे कहाँ मारते हैं। मैं अपनी गाड़ी लेकर तुरंत यहाँ आया। मैंने कौन लोग ये ठाकुर है जो विधायक जी के धोरे रहते हैं, सारे संगीत सोम जी के। क्यों धमकी दे रहे हैं आपको? क्या पूरा मामला है वो बताओ। मामला ये है कि मैंने उन्हें कभी नौकरी में मेरे से ले लिए, कभी कुछ मेरे से पैसे भगा के ले लिए, कभी जमीन पे ले लिए, कभी मुझे आए हुए पैसे जो मैं मांगू मुझे मारने पीटने की वो करे। किस चीज की नौकरी? मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों पर नकेल कस रही है। इसी उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने 4 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के घर पर ढोल नगारे बजाकर कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को 2 माह के लिए मुजफ्फरनगर से जिला बदर कर दिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि जिला अस्पताल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मंसूरपुर से मेडिकल कराने पहुंची थी, जहां पर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं साइबर अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का फेसबुक पेज हैक कर लिया। इसकी जानकारी होते ही न्यास की ओर से साइबर सेल और फेसबुक प्रशासन से संपर्क कर पेज को रिकवर करने का प्रयास शुरू किया गया। साइबर सेल की 2 टीमों की मदद से पेज को रिकवर कर लिया गया है। आधे घंटे तक पेज हैक किया गया। इस दौरान बुकिंग में परेशानी आई।
सभी श्रद्धालुओं को, मीडिया के सम्मानित साथियों को और आमजन को सूचित करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा हैक कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करते हुए और उस फेस को दोबारा रिट्रीव करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो आपत्तिजनक पोस्ट कुछ डाली गई थी, उन्हें अभी डिलीट करवा दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई के पश्चात इसको दोबारा उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए न्यास प्रयासरत है। धमतरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। जीप में सवार होकर स्कूल से घर जा रहे बच्चों का तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 बच्चे घायल हैं। घायल बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। मौके से डंपर चालक फरार हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्कूल की कमांडर जीप जा रही थी, जिसमें एक हाईवा ने टक्कर मारी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और 7-8 बच्चे घायल, इनका इलाज चल रहा है। और वो हाईवा को भी जब्त कर लिया गया है और अभी मर्ग इंटीमेशन लिया जा रहा है। मर्ग के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा। और तहसीलदार से हम लोग 25,000 रुपये तात्कालिक मिलता है, वो भी मृतक के परिवार को देने की कोशिश करेंगे। क्या पता चल पाया सर कितने बच्चे थे, इसमें कहाँ जा रहे थे और हाईवा कहाँ से आया? अब बच्चे पूरे क्लियर नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 बच्चे तो घायल ही हुए हैं और एक बच्चे अमृत हुआ है। और ये रायपुर की तरफ से होते हुए जगदलपुर साइड जा रही थी हाईवा। बच्चों का एग्जाम चल रही थी सर, तो एग्जाम में छुट्टी होने के बाद 9 से 12 उनका पेपर चल रहा था, तो 9 से 12 इसके बाद छुट्टी हुई 12 बजे और गाड़ी वाला लेकर के जा रहा था। इधर से जैसे पहुंचा तो बाईपास में इधर से डंफल आ रहा था और डंफल ने सीधा गाड़ी जैसे टर्निंग हुई और एकदम से उसने ठोकर मारी, जिससे करीब 6-7 बच्चे घायल हुए, विशेष प्रकार चोट आई है और एक बच्चा विशेष रूप से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।